1970 का दौर, ये वही दौर जब लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। खेलने की तो आप छोड़ ही दो, लेकिन उसी दशक के अंदर भारत के एक सपूत ने लखनऊ में आकर ताइक्वांडो की संरचना की, ढांचा तैयार किया और उसे एक मुकाम दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताइक्वांडो की, और उसी ताइक्वांडो के कर्ता धर्ता थे जिम्मी आर जक्तानिया। उन्होंने अपने पसीने से इस खेल को सींचने का काम किया और उस मुकाम तक पहुंचाया जब खिलाड़ी वैश्विक पटल पर खुद को साबित कर सके। लेकिन धीरे धीरे यह खेल व्यवसाय का रूप ले गया और तब दीवारें के साथ साथ एक ऐसी खाई सामने आ गई जिससे उनके शिष्यों, जिन्होंने यानी कि जिम्मी आर जक्तानिया के जो शिष्य थे, उन्होंने ही अपने गुरु के दामन पर दाग लगा दिए और आरोप लगाया कि वह अपनी पत्नी कोमल जक्तानिया, अपने पुत्र एवं अपने विशेष यानी खास लोगों को तरजीह देते हैं और इस खेल को पैसों के बल पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सिर्फ यह पैसा ही एक ऐसा था जिसके चलते 1998 के अंदर इस खेल में 2 फाड़ कर दिए। यही नतीजा था कि 1998 में जिम्मी आर जक्तानिया की सत्ता खत्म हुई और एक नए सूर्य का उदय हुआ। जी हाँ, मैं प्रदीप रावत और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ नेशन। आज हम सिर्फ बात करेंगे ताइक्वांडो के इतिहास पर और भविष्य पर कि क्या होने जा रहा है। जानिए मेरे साथ और टिके रहिए, क्योंकि एक ऐसी खबर है, एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसा विश्लेषण है जो आपको झकझोर देगा। एक खेल, और एक खेल के लिए चाहिए खिलाड़ी। जब 1970, 80 और 90 के दशक हों, तब खेलना एक किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने में पढ़ाई के लिए भी लोगों के पास लक्ष्मी नहीं हुआ करती थी, पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन उस समय जोश था, जुनून था, कुछ कर गुजरने का, कुछ बनने का। उस मिट्टी की खुशबू, यानी मिट्टी की जो खुशबू हुआ करती है, उस खुशबू के लिए खिलाड़ी कुछ भी कर गुजरा करते थे। जैसे आप ध्यानचंद को ले लीजिए। ध्यानचंद ने देश के लिए क्या नहीं किया, और देश को अंग्रेजों के ज़माने में ही से ही कई स्वर्ण सफलता दिलाई। 1980 के दशक तक भारत हॉकी का बादशाह रहा। इसी तरीके से ताइक्वांडो एक ऐसा खेल जिसे मार्शल आर्ट के रूप में बहुत ही बेहतर समझा जाता था, और उस समय ओलंपिक में दूर दूर तक किसी भी तरीके का कोई सरोकार नहीं था। बावजूद इसके एक बंदा, युवा, एक नौजवान भारत के अंदर तैयार हुआ और उसने देश के अंदर एक पौध डाली, एक पौधा खड़ा किया ताइक्वांडो का। तमाम खिलाड़ियों को एकजुट किया और ताइक्वांडो सिखानी शुरुआत की। उसके बाद वह खिलाड़ी लखनऊ में पहुंचा, लखनऊ में उसको विस्तार दिया, एक ढांचा बनाया जिसका नाम दिया गया ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, लखनऊ में ही एक राष्ट्रीय ऑफिस का निर्माण हुआ। 1975 के दशक में इतना पैसे होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन जिम्मी आर जक्तानिया, जो कि इसके सर्वे सर्वा थे, इसको लाने वाले भारत के अंदर जिम्मी आर जक्तानिया थे। कह सकते हैं कि ताइक्वांडो के पितामह, जिन्हें आज भी सम्मान दिया जाता है। वह 1970, 80 और 90 का दशक, जब खेलना बहुत मुश्किल था, दूभर था, उस ज़माने में जिम्मी आर जक्तानिया ने अमीर के बच्चों को, गरीब के बच्चों को, मध्यम वर्ग के बच्चों को एकजुट किया, एक मंच दिया और उसी मिट्टी पर
खड़ा किया और विश्व स्तरीय खिलाड़ी निकालने का प्रयास किया। मैंने खुद, क्योंकि मैं एक ताइक्वांडो एथलीट रहा हूं, मैंने देखा उस दौर को कि जब लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे, व्हाइट बेल्ट से शुरुआत होकर ब्लैक बेल्ट पर 3 से 4 साल का समय ब्लैक बेल्ट के लिए लगता था, लेकिन आज 1 साल के अंदर ही एथलीट्स को ब्लैक बेल्ट मिल जाती है। एक सपना हुआ करता था, आखिर वह खिलाड़ियों का सपना कहां चला गया, क्यों चकनाचूर हो गया। एक जोश हुआ करता था कि येलो बेल्ट के बाद ग्रीन बेल्ट आएगी, ग्रीन बेल्ट के बाद ग्रीन 1 आएगी, ब्लू आएगी, ब्लू 1 आएगी, रेड आएगी, रेड 1 आएगी, तब जाके 3 साल 9 महीने यानी कि लगभग 4 साल के समय में ब्लैक बेल्ट आपको मिलती थी। और उस दौरान तमाम जनपद स्तरीय, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं खेलने को मिलती थी। पूरे शिन और पैर छिल जाया करते थे, टूट जाया करते थे, और उस जमाने में नेशनल में मेडल निकालना बहुत मुश्किल था, चाहे वो सब जूनियर हो, जूनियर हो, सीनियर हो। अब कैडेट भी आ गया है। वैश्विक पटल पर निश्चित तौर पर वर्तमान में भारत के खिलाड़ी लगातार निकल रहे हैं। देश का पहला खिलाड़ी सुरेंद्र भंडारी, जिसने एशियन गेम्स के अंदर पहली बार पदक अर्जित किया, लेकिन इसके बाद कोई अता पता नहीं। आखिर ऐसा क्यों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या कारण रहे कि ताइक्वांडो का लगातार पतन हो रहा है। 1998 वो दिन, जिस दिन कालाध्याय भी कहें आप इसे, एक नए उदय की शुरुआत भी कहें ताइक्वांडो के लिए। 1998 में जिमी आर जगतानिया को बेदखल कर हरीश कुमार, जो कि आईपीएस थे, इसके साथ ही दक्षिण भारत के बेंगलुरु के रहने वाले चंद्रशेखर ने जिम्मा लिया, और उसके बाद लगातार यह खेल बुलंदियों को छूता गया। चंद्रशेखर के बाद प्रवीण कुमार आए, उन्होंने भी साथ दिया। इसके बाद तमाम अधिकारी आते गए, पदाधिकारी आते गए और चलते गए, लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया 2015 का। उससे पहले ही हरीश कुमार ने एक ऐसी पटकथा लिख दी जिससे एक देश के जिले से लेकर राज्य पदाधिकारी तक परेशान हो गए। उन्होंने सीधे सीधे जनपद में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और हस्तक्षेप किस तरीके से था, आप ब्लैक बेल्ट हो, आप कलर बेल्ट हो, आपको आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, आपको अगर प्रशिक्षण देना है तो उसके लिए क्लब का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एक क्लब का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण उनके लिए एक काल बन गया, और यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। जब उनका समय खत्म हो गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को इसका माफ कीजिएगा अध्यक्ष बना दिया। फिर तो सीमाएं और बढ़ती गई, पानी सिर से ऊपर गुजर गया, और झारखंड के 2 भाइयों ने प्रयास किया और इस मामले को हाई कोर्ट नई दिल्ली लेके गए, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद एकदम पूरे देश के अंदर तहलका मच गया, हंगामा मच गया, और प्रभात कुमार शर्मा ने इस युद्ध को अपनी ईमानदारी और अपनी कर्मठता से जीता और हरीश कुमार को धूल चटा दी। फिर आईओए भवन के अंदर चुनाव हुआ, और उस चुनाव में प्रभात कुमार शर्मा एक बड़े माफ कीजिएगा, दोबारा करो इनसे। प्रभात कुमार शर्मा को आईओए भवन में एक ऐसी अप्रत्याशित जीत मिली जिससे उनके विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। प्रभात कुमार शर्मा ने सभी को साथ लेने का प्रयास किया, लेकिन कुछ होते हैं, छींटे पड़ते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। क्या पसंद नहीं आता? ईमानदारी, उनकी कर्मठता पसंद नहीं आती। उनको कुछ चाहिए होता है, उनको आर्थिक सहयोग चाहिए होता है, यानी कि लालच। फिर 2016 से विखंडन शुरू हो गया, और विखंडन हुआ ताइक्वांडो का 2 फाड़ करके। आरडी मंगेशकर, गोवा के आरडी मंगेशकर के नेतृत्व में एक नया संघ बना उड़ीसा के अंदर, और वहां से प्रभात कुमार शर्मा और आरडी मंगेशकर की टीम अलग अलग हो गई। आरडी मंगेशकर का कहना था कि
हमारे साथ अधिक लोग हैं, इसलिए हम ताइक्वांडो। उधर वहीं प्रभात कुमार शर्मा भारतीय ओलंपिक संघ से और तमाम संस्थाओं से संबद्ध थे, वर्ल्ड ताइक्वांडो से संबद्ध थे, और 2019 तक उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में काम किया। और मेरे पास एक बड़ा एक कंपैरेटिव चार्ट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है। बहुत लोग आरोप लगाते हैं प्रभात कुमार शर्मा पे, मैं किसी की तरफदारी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे पास प्रमाण है, जो साक्ष्य है, मैं उसी के आधार पर कह रहा हूँ। 2015-16 तक हरीश कुमार एंड कंपनी ने ताइक्वांडो आई कार्ड के नाम पर प्लेयर्स से, एथलीट से आई कार्ड के नाम पर 250 रुपये वसूले। और जब प्रभात कुमार शर्मा सत्ता में आए, 2019 तक रहे, उन्होंने इस आई कार्ड शुल्क को खिलाड़ी को ऊपर एक बड़ा बोझ समझा और इस बोझ को खत्म कर दिया और खिलाड़ियों के परिचय पत्र यानी आई कार्ड निःशुल्क कर दिए। इसके साथ ही 2016 से लेकर 2019 तक तमाम वैश्विक प्रतियोगिता में प्रभात कुमार शर्मा के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने परचम लहराया। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले उनको जब सफलता मिली तो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 जो कि कनाडा में आयोजित थी, वहां से शुरुआत हुई और वहां पर 25वीं रैंक भारत को मिली। और इसके साथ ही फीमेल कैटेगरी के अंदर 22वीं रैंक भारत को मिली। वहीं फिफ्थ यूरोपियन पैरा चैंपियनशिप 2016 के अंदर एक गोल्ड और एक सिल्वर मिला। दूसरी तरफ 14th इजराइल ओपन चैंपियनशिप के अंदर भारत ने बड़ी सफलता के लिए और उसे एक ब्रोंज मिला। 26 यूएस ओपन पैरा चैंपियनशिप में 2 गोल्ड भारत ने प्रभात कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्राप्त किए और ये 2016 और 17 के अंदर 3 गोल्ड और 3 ब्रोंज भारत को यानी भारतीय खिलाड़ियों ने प्रभात कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्राप्त किए। एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2018 की बात करूं तो एक ब्रोंज मिला। एशियन कैडेट चैंपियनशिप 2018 की बात करूं तो एक ब्रोंज मिला। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में एक ब्रोंज मिला और सेकंड भारत के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिला प्रभात कुमार शर्मा के अंदर। कोई वर्ल्ड स्तरीय वैश्विक स्तरीय प्रतियोगिता G1 टूर्नामेंट भारत के हैदराबाद में आयोजित किया गया और सेकंड इंडिया ओपन इंटरनेशनल हैदराबाद में हुई, जिसमें भारत ने 12 गोल्ड, 20 सिल्वर और 36 कांस्य पदक अर्जित किए। ये ऐतिहासिक पदक अर्जित किए। इसके साथ ही चाइना ओपन 2019 में भारतीय खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर निकाला और एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 कांस्य पदक भी भारत ने अर्जित किए। और जो माफ कीजिएगा, एशियन जूनियर चैंपियनशिप 2019 जॉर्डन में की, वहां पर भी भारत ने ब्रोंज अर्जित किया। और 3 साल के इनके कार्यकाल में प्रभात कुमार शर्मा ने टोटल 507 मेडल प्राप्त किए। ये उन लोगों को जवाब है जो प्रभात कुमार शर्मा या ताइक्वांडो को बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से तथाकथित इंडिया ताइक्वांडो के मठाधीश नामदेव ने एक एडॉक कमेटी के जो कि चेयरमैन थे, उन्होंने 2019 में प्रभात कुमार शर्मा के एक प्रयास को, क्योंकि TFI में विवाद था, एक तरफ जिमी आर जगतानिया खुद को TFI का स्वयंभू घोषित किए हुए थे, दूसरी तरफ इधर RD मंगेशकर की भी बॉडी थी। तो इसी विवाद को खत्म करने के लिए प्रभात कुमार शर्मा ने भारतीय ओलंपिक संघ को एक प्रस्ताव दिया कि TFI को विवाद खत्म करके ताइक्वांडो इंडिया के नाम से एक नई संस्था गठित की जाए और इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इस पर मिनट्स भी मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन IOA ने यहीं पर खेल कर दिया और अपने कुछ विशेष लोगों के साथ में चुपचाप एक कमेटी गठित कर दी, जिसका अध्यक्ष यानी कि जिसका चेयरमैन महाराष्ट्र के नामदेव को बनाया गया। और यहीं से पूरी पटकथा ताइक्वांडो की बर्बादी की लिख दी गई। ये खुद एक IOA का पत्र लेकर दक्षिण कोरिया गए, उसके बाद उन्होंने दक्षिण कोरिया से वर्ल्ड ताइक्वांडो से एफिलिएशन ले लिया। उसके बाद आज तक वह इंडिया ताइक्वांडो के नाम से संस्था चला रहे हैं और जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है, ट्रायल आयोजित करा जाते हैं और ट्रायल में ना फूडिंग होती है, ना खाना, ना उनको रहने के लिए कोई व्यवस्था होती है, लॉजिंग फूडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है और वो 5500 रुपये लिए जाते हैं। 5500 रुपये
ये दवा के लूट जारी है। और जब आप इंटरनेशनल के लिए चयनित हो जाते हैं तब भी मोटी रकम वसूली जाती है। ऐसे दस्तावेज, ऐसे साक्ष्य मेरे पास हैं और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। बीते अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसने ताइक्वांडो खिलाड़ियों को एक नई उम्मीद दी है, एक नया रास्ता दिया है, एक नए रोशनी के रूप में सूरज देव यानी सूर्य देव प्रकट हुए हैं। शायद जिस तरीके से ताइक्वांडो लगातार बर्बादी के कगार पर जा रहा था उसको एक दिया मिला है और दिया प्रभात कुमार शर्मा के माध्यम से मिला है। अब देखना होगा हाई कोर्ट का यह आदेश किस तरीके से ताइक्वांडो में एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। लेकिन उच्च न्यायालय के एक आदेश ने इंडिया ताइक्वांडो के तथाकथित मठाधीश का सपना चकनाचूर कर दिया है और साफ कह दिया कि इंडिया ताइक्वांडो भारत के अंदर किसी भी तरीके की कोई गतिविधि नहीं आयोजित करेगा। और इसके साथ ही हाई कोर्ट ने IOA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडॉक कमेटी गठित कर निष्पक्ष चुनाव करने की बात कही है। लेकिन यहां बताना आवश्यक होगा कि भारत सरकार कभी भी कोई भी एडॉक कमेटी गठित नहीं कर सकती। सरकार किसी भी खेल के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसा वर्ल्ड चार्टर है, वर्ल्ड ओलंपिक चार्टर। अगर ऐसा कर देगी तो IOA और वर्ल्ड ताइक्वांडो और वर्ल्ड ओलंपिक कमेटी या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ताइक्वांडो की मान्यता को रद्द कर देगी। इसलिए यह अधिकार सिर्फ भारतीय ओलंपिक संघ के पास है। और जब इस मामले में प्रभात कुमार शर्मा से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि वह इस मामले में पुनः याचिका दायर करेंगे। अब देखना होगा कि जो बादल बीते कई वर्षों से मंडराए हुए हैं, ताइक्वांडो के नाम पर खिलाड़ियों का दबाकर शोषण हुआ है, आई कार्ड के नाम पर, ब्लैक बेल्ट के नाम पर, कलर बेल्ट के नाम पर लगातार खिलाड़ियों की उगाही है। उस उगाही से भारत के खिलाड़ी कब बाहर आएंगे यह तो समय बताएगा। लेकिन प्रभात कुमार शर्मा ने एक बड़ा प्रयास किया है हाई कोर्ट के माध्यम से और निश्चित तौर पर एक नई उम्मीद भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी को, भारतीय ताइक्वांडो एथलीट्स को मिलने जा रही है। आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर कहूंगा, जिस तरीके से प्रभात कुमार शर्मा ने ये जंग लड़ी है वो काबिले तारीफ है और देश के खिलाड़ियों, देश के ताइक्वांडो के शुभ चिंतकों को उनका साथ देना चाहिए। अगर वो कोई भी इंसान गलत है तो गलत के साथ कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। ईश्वर है, समय लगता है सही चीजों को आने के अंदर। यही तय हुआ है कि अब ताइक्वांडो के अंदर एक बेहतर दिन आने वाले। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सज्जन के साथ प्रदीप रावत।